हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सोशल साइंस, और सोशल साइंस में बेसिकली हम बात कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की, और उसी का जो चैप्टर है हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को हम लोग आपका देख रहे थे। उन्हीं पर हम लोग एक एक करके आपका बात कर रहे थे कि क्या क्षेत्रक है, कैसे क्या है, और इन्हीं के विषय में हम लोगों ने एक एक करके आपका बहुत अच्छे से बात करी और इनको हमने गौर करके देखा है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज हम जो है इस चैप्टर में और थोड़े से क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको देखेंगे। क्लियर है? ध्यान दें सभी बच्चे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, ध्यान दीजिए। असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के समझ में आने वाली समस्याओं का वर्णन करें। कह रहे कौन सी ऐसी समस्या हैं जो मजदूरों के समझ में आती हैं, आपको उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन है। आज हम इस आपके गैस पेपर को, आपके मॉडल पेपर को हम लोग तो आपका समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद जो अगला मॉडल पेपर है हम उसमें जो है आगे बढ़ जाएंगे क्रम में, और एक एक करके सारी चीजों को हम लोग इनमें बहुत अच्छे से देखेंगे और बात करेंगे। यह क्षेत्र सरकारी नियम और विनियम को नहीं मानता है। इसमें बहुत से लोग अपने अपने छोटे कार्यों पर सड़क पर विक्रय करते हैं। निम्न वेतन मिलना है, मजदूरी तय करनी होती है, रोजगार भी नियमित होता है। यहाँ अतिरिक्त समय का काम करने का वेतन, अवकाश, छुट्टी, बीमारी का प्रावधान नहीं है। नौकरी असुरक्षित है। तो ऐसे लगभग 6 कारण हैं जो आपके सामने एक एक करके आपका पढ़ेंगे और एक एक करके आप इनको देख सकते हैं। ठीक, क्या चीजें हैं, कैसे है, ठीक, और इन पर हम लोग बात भी करेंगे। तो आप मेरे प्यारे बच्चों की क्या समस्या है जो आपके असंगठित क्षेत्रों के मजदूर हैं, देख लीजिए, इनको पॉइंट आउट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखिए। इसी में करछन यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एग्जाम्पल दीजिए जहां इस प्रकार की बेरोजगारी है। देखा? ध्यान दें आप। अगले प्रश्न को देख रहे हैं। लोग प्रत्यक्ष कार्यरत हैं, मगर वास्तव में बेरोजगार वे होते हैं। एक ही काम पर जरूरत से ज्यादा लोग लगे रहते हैं। क्या हो? एक ही काम पे जरूरत से ज्यादा जो लोग लगे रहते हैं। ये सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में जो है आपका पाए जाते हैं। ठीक, कहाँ मिलते हैं? कृषि क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में एक दुकान को परिवार में 4 सदस्य चलाते हैं, जहां कार्य आवश्यकता कितनों की है? केवल 2 की है। यानी कि जिस तरह से अगर हम घर में देखें, गांव में जहां 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं लेकिन वहां 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं। ठीक, यानी कि उत्पादन उतना है और कोई फर्क इसमें नहीं पड़ रहा। दूसरा, अगर हम बात करें शहरों में, शहरों के अंदर भी यही घटना है कि जहां पर दो व्यक्ति काम कर सकते हैं दुकान में, वहां वो लोग 4 व्यक्ति काम कर। आगे बढ़े, वो ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आइए। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा भारत में रोजगार की दिशा में सुधार हेतु की गई भूमिका का अब आपको वर्णन करना है। देखिए, हो गया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर लिखिए। पहले भी करा चुका हूं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। आप खुद करेंगे वैसे इस क्वेश्चन को। अगला देखिए, 3 प्रावधान आपको बताने हैं। ये तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूं शॉर्ट में। ठीक,
प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं और किन्हीं 4 की सूची बनाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लें इसको, थोड़ा सा देख लें। इस प्रकार क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं परीक्षा में। ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि प्राइमरी सेक्टर कौन कौन सा है, क्या उसका काम है। देखिए इसको, प्राथमिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग के आधार पर अनेक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए कृषि, डेयरी, मत्स्य, वानिकी, ये एग्जाम्पल हैं। अगला है उदाहरण के लिए मदद के स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों के मध्यांतर कीजिए। जैसे रेलवे, ओएनजीसी क्या है, ये आपके पब्लिक, आपके सेक्टर वाली है। निजी क्षेत्र में क्या, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, ये आपके प्राइवेट कंपनी है। ठीक, इन्हें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से। अगला है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी का शोषण होता है 3 पक्ष में। ये से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब अगर आप प्राइवेट कंपनी का पूरा वर्क फंक्शन जानते हैं, असुरक्षा वाला काम हो जाएगा। अगला है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की 3 विधियां सुझाइए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय हस्तशिल्प मिल सकता है, आपका सर्विस सेक्टर है, पर्यटन को आपका बढ़ावा मिल जाएगा, सरकार की नीति में कुछ चेंज मिलेगा, और मूलभूत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी हेल्प आपकी यहाँ हो जाती है। तो ये सारे ऑप्शन है जिनके आधार पर आप ये सारी चीज कर सकते हो, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के प्राय 3 लाभ को हमको लिखना है कि कौन से संगठित जॉब कर्मचारी उनको लाभ होता है। तो रोजगार सुरक्षा में लाभ, अतिरिक्त आय के समय के प्रावधान में, सेवानिवृत्त अवकाश, छुट्टी मिलती है, चिकित्सा सुविधा मिलती है, पेंशन, सारी ये चीजें हैं, ये सब इसके लाभ हैं। आप इसको लाभ में लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, आपका जीडीपी किसे कहते हैं। भारत में इसके मापने किस संगठन द्वारा दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसको हम कैसे मापते हैं। तो 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को ही हम जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी। आगे बढ़े तो ध्यान रखना, उस वर्ष के क्षेत्र में कुल उत्पादन की जानकारी और मापने के लिए केंद्र राज्य इसमें बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में हम लोग आपको देखने जा रहे हैं कि भारत में तटीय क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए उत्तरदायी 3 कारकों को बताइए। तो एक है अन्य कारक में अस्पताल, शिक्षा संस्थान, डाक व्यवस्था, तथा ये है वहाँ कृषि उद्योग, सेवाएं हैं। आय जैसे बढ़ती रहेगी, अन्य लोग चीजें बढ़ते रहेंगे, कुछ आपकी नई सेवा, संचार सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। भारत ग्रामीण में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए कोई 4 सुझाव दीजिए कि ऐसा हो जाए कि अगर हम कुछ ऐसा रोजगार करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आपके रोजगार के क्या हो, अवसर जो हैं उपलब्ध हो जाएं। तो 4 सेक्टर ऐसे हमको ढूंढने हैं। सिंचाई की सुविधा सुधारना चाहते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ सस्ती परिवहन सुविधा, इन सबको बढ़ावा देना चाहते हैं, कृषि आधारित उद्योग, आप इनको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इस पर आप बात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें तो इसी तरह से जो है ये पूरा जो हमारा आपका मॉडल पेपर था पूरा समाप्त हो गया बच्चों। एक बार देख लीजिए, 25 क्वेश्चन हमने इसमें देखे हैं, इनको एक बार गौर कर लें। ठीक, इन 25 क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में मिल जाएंगे। आप इनको ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें सभी। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे इसमें क्वेरी या क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। नहीं है, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब हम इसी में आपका नया देखते हैं क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए सभी बच्चों को। ध्यान दीजिए, पहले इसके ऑप्शनल वाले जो
क्वेश्चन है, प्रारंभ में हम उनको करेंगे। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली किस प्रकार कठिन समाधान हुआ है, ये हमको देखना है। लिखिए, कह रहे हैं जो हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो बड़ी कठिन थी, लेकिन जैसे ही मुद्रा का सुधार हुआ, मुद्रा का विकास हुआ, उसके बाद कैसे आसान हो गई, इसके विषय को आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगला बढ़िए, मुद्रा को आपका विनिमय करने का क्यों माध्यम माना जाता है? देखिए, हो गया। अंतिम क्वेश्चन करिए, बैंक अपने पास कितना नगद कोष रखता है? आपको मैंने समझाया था, बैंकिंग वाला अब आपका चैप्टर है ये, आपका मुद्रा और साख, तो आपको पता होना चाहिए 15% रखता है। तो हमने आपका इस तरह से मुद्रा और साख को आज आपका शुरू कर दिया, इसका मॉडल पेपर, जिसको हम कल और ऑप्शंस वाले क्वेश्चन को, वन लाइन क्वेश्चन को और जो उसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।